Camera speed. Sound production, take Camera speed. sound production, take one. ये गर्मी में चाय करना बंद कर दीजिए आप। गर्मी दिल्ली के बराबर ठीक है गर्मी? अरे सर बहुत ज्यादा गर्मी है। ये देखो ये क्या करा रहे हो आप लोग में से गेम चेंजर में। मेकअप लगाना सबसे दुखदाई है यार। मेकअप लगाना सबसे दुखदाई है यार। See you in the show गेम चेंजर। अभी बकवास बंद करें आप behind the show। See you in the show गेम चेंजर। अभी बकवास बंद करें आप behind the show। Okay, that's a wrap. नमस्कार, स्वागत है आपका गेम चेंजर विद एमजे में। आज हम पहुँचे वहाँ जहाँ की जलेबी, पोहा और माहेश्वरी साड़ी बड़ी फेमस है और इस शहर को भारत का नंबर 1 शहर कहा जाता है स्वच्छता पे। इतने 4-5 क्लू से समझ चुके होंगे कि मैं इंदौर में हूँ। खैर, आज हम आ चुके हैं गेम चेंजर विद एमजे में बात करने के लिए। हमारे साथ वो शख्स हैं जिनके बारे में अगर मैं एक लाइन कहूँ तो बहुत काफ़ी होगी। आई थिंक उनका जो प्रोफेशन है, जो कहते हैं कि वो डॉक्टर ही होता है। तो आज हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से मिलने आ पहुँचे हैं इंदौर में। आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, थैंक यू। खैर, मैं आपके जो गेम चेंजर विद एमजे का हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपके जीवन में, आपके प्रोफेशन में क्लोजली देखते हैं झांक के। तो मैं आपके जब लाइफ को देख रहा था तो आपका जन्म हुआ जन्माष्टमी के दिन में। तो आप तो माँ के किशन रहे। तो मतलब ये जन्माष्टमी के जिस दिन जीवन में जन्म हो जाता है, वो कहते हैं कि वो बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा काम करेगा और कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके ही पैदा हुआ है, कुछ बड़ा करने के लिए। तो दिमाग में तभी आ गया था या माता जी ने बोला था कि आप ही हमारे किशन हो? क्या उसके पीछे की कहानी है? मैं, चूंकि आपने क्वेश्चन ही ऐसा कर दिया कि एक तरीके से इमोशनल क्वेश्चन है, माँ से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से करता हूँ। और उनका जो विश्वास है, चूँकि जन्माष्टमी के दिन जो तिथि के हिसाब से जो जन्म हुआ था, तो जब भी जन्माष्टमी आता है वो उस दिवस को बहुत अच्छे से बर्थडे के रूप में मेरा सेलिब्रेट करती आई है। तो एक उनके मन में एक मेरे प्रति जो विश्वास है कि आप जो भी इस जन्म लेके इस धरती पे आए हो, तो आप इस तिथि में आए हो तो इसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। और वो जो उद्देश्य है बहुत बड़ा उद्देश्य था। बात सही है, बट आपके मैं जो पैदाइश को देखता हूँ, आपकी पैदाइश हुई नवसारी गुजरात में, क्योंकि आपकी माता जी वहीं से आती हैं, जो रिसर्च के दौरान पता चला। आपने पढ़ाई करी है खैरागढ़ में, छत्तीसगढ़ में, आप फिर औरंगाबाद भी गए, एमपी में, महाराष्ट्र में भी आपकी पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद आप अभी इंदौर में प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये जो 5-6 स्टेट्स का अनुभव है, जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जगह जगह से, मरीज भी आते हैं, एक डायलेक्ट का चेंज होता है। जो महाराष्ट्र से आया हुआ जो मरीज है, उनकी अपनी एक अलग बोली है या अपना एक समझने का अंदाज है बात करने का। तो आई होप प्रोफेशनल लाइफ में आपको मदद आती है, इतने जगह जगह रह के आए हैं इसलिए। बिल्कुल, उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हर जगह जब रहा हूँ तो मुझे उन जगह की परिस्थितियों का और कहीं ना कहीं मुझे उनका सामंजस्य समझने में बहुत आसानी होती है। जी। तो आपके उसके विपरीत आपकी माता जी कहीं ना कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में भी गई, जो खैरागढ़ की मेयर रही। तो घर का माहौल क्या था कि एक तरफ फादर बिजनेसमैन, माता जी पॉलिटिक्स कर रही हैं, 5 साल वो खैरागढ़ की मेयर भी रही। क्या माहौल में आप बड़े हुए हैं? अगर आप याद करें, अगर आपको पीछे थोड़ा खींचें, तो क्या याद आता है मन में? जो मेरे दादाजी थे वो खैरागढ़ के बहुत ही ज़्यादा सफल बिजनेसमैन रहे हुए हैं, व्यापारी के, अनाज के व्यापारी थे। और उन्होंने करीब 65 लोगों को रोजगार दिया हमारे शहर में राजस्थान से बुलाकर। साथ में मैंने मेरे घर में देखे कि हमारे जो बड़े अंकल्स हैं वो सब चूँकि मेडिसिन के फील्ड में गए, एलोपैथी का सिस्टम है। मेरे खुद के घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, साथ में घर में इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, सीएस हैं। और इतना प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ मेरे खुद के फादर एलएलबी रहे हैं, पर घर के बिजनेस के कारण उन्होंने लॉयरशिप छोड़कर घर का पूरा बिजनेस संभाला। मदर चूँकि मुख्य रूप से गुजरात से थी, लेकिन उनको मौका मिला छत्तीसगढ़ में एक मेयर के लिए चुनाव लड़ने का। और चूँकि इमेज की अगर बात करें तो पारिवारिक इमेज बहुत साफ़ सुथरी रही है। बहुत लोगों के लिए हम सेवा भाव के रूप में जो हमारा परिवार का जो प्रेरणा मिलती है, उसमें लोगों का बहुत प्यार मिलता है। तो मदर जब खड़ी हुई तो उन्होंने पहली बार में मेयर के चुनाव में जीत हासिल की और पूरा 5 साल उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा भी किया। इतनी सारी चीज़ों में जब मैं अपने आप को देखता हूँ
तो मैं एक ही चीज़ समझता हूँ कि हमारे फील्ड में लगभग सब तरीके के जब बैकग्राउंड के लोग थे। तो एक तरफ जहाँ 19 डॉक्टर हैं एलोपैथी के, पर आपने ये मॉडर्न होम्योपैथी की तरफ कैसे गए? क्या लोगों ने विरोध किया घर में? घर में आयुर्वेदिक बैकग्राउंड का भी बहुत कुछ मुझे आइडिया मिलता है, इधर से एलोपैथी, इधर से आयुर्वेदिक। तो नो डाउट सर, एक ही सिस्टम ऐसा था जो लैकिंग था, वो था होम्योपैथी। तो प्रेरणा कुछ परिवार में ऐसी भी थी कि कुछ अलग करना है, और चूंकि होम्योपैथी के बारे में ये बोला जाता है कि बड़ा सेफ सिस्टम है, बट चूंकि उसमें बहुत कुछ संभावना आगे भी है और वो करने की उम्मीद भी थी, तो उन्होंने मुझे आगे किया। और घर से सपोर्ट मिला आपको? सर घर का सपोर्ट मिला। कि जैसे आपने 10वीं तक की पढ़ाई खैरागढ़ में करी, उसके बाद 11th-12th करने के लिए आप दुर्ग में अपने चाचा जी के पास आ गए, और स्कूल में आप हेड बॉय भी थे। म्यूजिक वगैरह आपको इंटरेस्ट रहा, क्योंकि खैरागढ़ तो म्यूजिक के बोलते हैं ना, ब्लड में चलता है, डीएनए में। म्यूजिक रन्स इन द डीएनए ऑफ खैरागढ़ पीपल, बिकॉज जो वहाँ पे कॉलेजेस वगैरह हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो अवेयर, बिकॉज मैं भी छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखता हूँ। तो स्कूल में ज़्यादातर म्यूजिक हो गया, क्रिकेट हो गया, किस चीज़ में आपकी रुचि रही? आपने समय ज़्यादा किस में लगाया बिसाइड्स ऑल दैट? अगर सर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की बात करें तो मैं मतलब सभी चीज़ों में अपने आप को कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने की कोशिश कराता था जी। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रहता था कि हम जब भी चाहे कोई भी काम हो करें बड़े दिल से, और जब दिल से कोई चीज़ की जाती है तो सर उसमें सफलता मिलना चाहिए। तो मैं म्यूजिक में, चूंकि मेरा परिवार ही खैरागढ़ से है, तो वहाँ पे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो कि एशिया का पहला म्यूजिक यूनिवर्सिटी है, और निश्चित रूप से वहाँ पे लता मंगेशकर जी की डिग्री या और हमारे जो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस रहे इंडिया के, उन सबकी बहुत सारे जुड़ाव है। तो अगर उस शहर में अगर आप रहते हैं तो वहाँ का हर बच्चा गाना गाना सीख जाता है। म्यूजिक जो दूर नहीं रह सकता, मतलब एक तरीके से आपके ब्लड में वो म्यूजिक बस जाता है। जी सर। तो म्यूजिक से मुझे शुरू से प्रेम रहा है, और पर्सनल लाइफ में चूंकि अगर दोस्तों के हिसाब से बात करें तो मुझे क्रिकेट खेलना बड़ा पसंद था। तो क्रिकेट में चूंकि इंटरेस्ट शुरू से रहा है, तो क्रिकेट खेलना मुझे बड़ा पसंद। क्रिकेट आज में एक नोटोरियस कहानी है इसके पीछे कि आप लोग 11-11 रुपए के बैट लगाया करते थे कि इसका डबल हो जाएगा, वो क्या कहानी थी? सर वो क्या है कि उस समय 11 रुपए हमारे लिए आज के हिसाब से अगर 51,000 कह सकते हैं, तो वो ऐसी ही फीलिंग होती थी, क्योंकि हमें 1 रुपये अपने पॉकेट मनी में मिलते थे। तो उस 1 रुपये को 11 प्लेयर होते थे, तो सबके 1-1 रुपए मिलाकर हो गए 11। और वो जब हम बेट लगाते थे तो 11 और 11 मिलते थे 22। तो आज का आईपीएल हो गया। क्रिकेट खेलने का बड़ी यादें हैं। आई एम श्योर हम इसके द्वारा दर्शकों के आपके जीवन के उस पहलू पे भी समझना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पूरा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगभग सरप्राइजली आप मुझसे पूछ भी रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा सर जानकर, और पूरा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगभग सरप्राइजली आप मुझसे पूछ भी रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा सर जानकर, और ये आपकी थीम है, और मुझे बड़ा विश्वास के साथ कहना पड़ेगा कि मेरा जो दूसरा जन्म मिला है कहीं ना कहीं ईश्वर का दिया हुआ है। मैं 5 साल की उम्र में मेरा एक बड़ा रोड साइकिल एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे हेड इंजरी जो हुई थी, उसमें ऐसा कह दिया गया था कि शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। क्या वहीं खैरागढ़ की बात है? मैं बचपन में, चूंकि मैं बड़ा शैतान था, थोड़ा सा मस्ती करने में बड़ा आगे था, भागता रहता था, तो घर के बाहर मैं रोड क्रॉस कर रहा था, और एक अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे हेड में ज़बरदस्त इंजरी थी, और 6 टाके उसी वक्त लगे थे। क्योंकि आज हम आपके जीवन में बहुत क्लोजली तरीके से झांकना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी आपके पेशेंट्स हैं, जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये हर जगह ब्रॉडकास्ट हो रहा है अभी लाइव, इंटरनेशनल और सब जगह। तो आपका नाम जो डॉक्यूमेंटेड है अर्पित कुमार चोपड़ा है, पर आप कहते हैं अर्पित चोपड़ा जैन। जी सर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। जी सर। तो अर्पित कुमार चोपड़ा, अर्पित चोपड़ा जैन कैसे हो गया? सर इसके पीछे भी पेशेंट्स की कुछ प्रेरणा रही है कि जब मैं कॉलेज लाइफ से निकल कर जब प्रैक्टिस करने के लिए जब मैंने करियर स्टार्ट किया, तो मेरा चूंकि डॉक्यूमेंट्री जो नाम है वो अर्पित कुमार चोपड़ा, मतलब डॉक्टर अर्पित कुमार चोपड़ा के नाम से डॉक्यूमेंट था। पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम जब फील्ड में आते हैं, तो जब हमसे सभी प्रकार के पेशेंट्स मिलते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस कुछ पर्सनल लेवल पे भी आ जाते हैं कि सर आप चोपड़ा हैं, तो कौन से वाले चोपड़ा हैं? पंजाबी चोपड़ा हैं, तो सर आप समझिएगा हम पंजाबी हैं या हम इस कास्ट के हैं। तो थोड़ा सा सर मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट हमें अपनी एक कॉमन छवि ढूंढता है, दोस्त ढूंढता है। तो हो सकता है उसमें सरनेम का भी कुछ प्रभाव पड़ता हो। पर सर जब 1-2 बार हुआ तो हमें लगता है कि चलो इट्स वेरी कॉमन, लेकिन जब बहुत बार होने लग जाता है तो हमें लगता है कि ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। और चूंकि मैं जैन हूँ, और होम्योपैथी हो गया, एलोपैथी मैंने बताया जैसे आयुर्वेद और यूनानी है, बट उसके साथ में ये 4 पैथी के अलावा अब आपने नया एक शगुफा डाल दिया है कि सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी।
ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाएं कि ये है क्या, ये किस बला का नाम है, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी, मॉडर्न होम्योपैथी, बड़ा सिंपलीफाइड वर्जन क्यों नहीं है इसका, ये अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे। सर इस नाम के पीछे बड़ा मेहनत भी है, काम भी है और विजन भी। क्यों नहीं है इसका, ये अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे। सर इस नाम के पीछे बड़ा मेहनत भी है, काम भी है और विजन भी है। तो चूंकि होम्योपैथी का जो बारे में हम बात करेंगे, जो प्रचलित होम्योपैथी वो क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है, जो कि एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है, जो वर्ल्ड वाइड अभी एलोपैथी के बाद दूसरे नंबर पे वर्ल्ड वाइड चल रही है। तो जब होम्योपैथी में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो मुझे बड़े कई बार ऐसा लगता था कि इस कंसेप्ट को हमें कुछ अलग करने की भी जरूरत है और कुछ रिसर्च मॉड्यूल को भी अपनाने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी का जो क्लासिकल होम्योपैथी सिस्टम है वो क्रिटिकल, सर्जिकल, इमरजेंसी या लास्ट स्टेज के पेशेंट्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता, या इनक्यूरेबल कैटेगरीज पे हम काम नहीं कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट पे काम करता है, स्किन है, हेयर है, जो बेसिक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है उस पर काम करता है। तो सर जब मैंने काम किया तो मुझे लगा कि मेरी परिवार की जब प्रेरणा है, मैंने घर में 19 एलोपैथी डॉक्टर्स को इमरजेंसी डील करते देखा है, पर वो एलोपैथी सिस्टम से देखा है। अच्छा। और चूंकि मैंने आयुर्वेदिक का भी काम देख रखा है अपने परिवार में, और मैंने होम्योपैथी में पढ़ाई की है, और जब मैं अपने पर्सनल लाइफ में देखता हूं कि जब लोग मेरे पास आते हैं और कई बार उम्मीद करते हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जब उनकी उम्मीदें हमसे होम्योपैथी में रहे, और खास करके क्रिटिकल केसेस में जो कि एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की डिमांड करता है, तो हम कुछ नया कंसेप्ट लॉन्च करें जिसके लिए हमें इस जो रूप मिला था, प्रारूप मिला था होम्योपैथी का, उसे चेंज करने की जरूरत थी। इस कंसेप्ट का नाम दिया मैंने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। कि सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है कि हम उन केसेस पे काम करेंगे जहां पर मेडिकल साइंस के लिमिटेशंस वाले जो 70 से 80% बीमारियां हैं, जिसमें आज भी रिसर्च हो रहा है, चाहे वो एलोपैथी सिस्टम का रिसर्च हो, चाहे दुनिया का कोई भी सिस्टम का रिसर्च हो, पर उसमें रिसर्च अभी भी मौजूद है, चल रहा है, और आगे चूंकि आवश्यकता होती है तो वहाँ आविष्कार होना जरूरी है। आज हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे भी मना रहे हैं, इसका सेलिब्रेशन गांधीनगर में भी होगा अभी, जो आप जा रहे हैं। बट जो डॉक्टर हनीमैन की बात करी, क्योंकि जो होम्योपैथी की शुरुआत है ये हुई जर्मनी से, ठीक है, 200 साल पुराना पद्धति। बट अब ऐसा क्या हो गया कि 2004 में जर्मनी ने इस पर से हाथ खड़े कर दिए कि अब हम इसको रिकग्नाइज नहीं करते होम्योपैथी को। फ्रांस हो गया, यूके हो गया, अब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा होम्योपैथी को। क्या चक्कर है? जब शुरुआत अगर वहाँ से हुई है, तो कहते हैं ना फाउंडेशन जर्मनी से लगी, तो जर्मनी के ने 2004 में हाथ कैसे पीछे कर दिया उसके पीछे, मैं आप समझना चाहूँगा इस पर। सर बिल्कुल हो सकता है कि मैं आपको फिर से इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि केवल जर्मनी नहीं, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर होम्योपैथी के बारे में अपोजिशन में बात होती है कि होम्योपैथी के बारे में ये माना जाता है कि इट्स अ काइंड ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब उनका कहना है कि चूंकि इसमें केमिकल की दवाइयां नहीं होती है, आपके पोटेंटाइज मेडिसिन जो आप जब आगे बढ़ती है तो जो केमिकल सब्स्टिट्यूएंट है पूरी तरीके से नील हो जाता है। पर जो दूसरा सिस्टम ये होम्योपैथी कहता है कि ये जो केमिकल नील जरूर होता है, लेकिन वो नैनो फार्मेकोलॉजी के रूप में कहीं ना कहीं होम्योपैथी में मौजूद होता है। जैसा कि परमाणु बम होता है जो छोटा होता है लेकिन बड़ा असर कर सकता है, तो जस्ट उसी तरीके से होम्योपैथी की जो पोटेंटाइज मेडिसिन है वो डीप एक्टिंग और प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव ट्रीटमेंट कर सकती है। लेकिन जहां प्रूविंग की बात होती है, तो जिन जिन कंट्रीज में इसमें बैंड होने की बात होती है, इंक्लूडिंग जर्मनी, जहां पर वो कहते हैं कि हम इसके गवर्नमेंट में हम इसकी फंडिंग रोक रहे हैं, या एक तरीके से वो इसको बहुत ज्यादा 2004 में रोक दिया उन्होंने। हाँ, फंडिंग रोक दी सर एक तरीके से, और लोगों को वहां पे विश्वास है पर्सनल लेवल पे। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के लेवल पे बात करें तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ऑफिशियली होम्योपैथी को पूरी तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट कौन कौन सी कंट्री में एक्सेप्ट हुआ है अभी आप? सर अभी तो इंडिया और जो इंडियन जो सब एशियन कंट्रीज में जो हमारा टेरिटरी है वो सबसे बड़ा बेल्ट है होम्योपैथी का, चाहे इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये इंडिया के आसपास का एशियन कंट्रीज में ये बड़ा पॉपुलर है। साथ में यूरोपियन कंट्रीज में पॉपुलर है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर ये बैंड हो रहा है। वर्ल्ड वाइड करीब 84 कंट्रीज में ये आज भी अवेलेबल है। लेकिन जहां बैंड हो रहा है या बैंड कर दिया गया है, उसका मुख्य कारण है जो आपका क्वेश्चन था कि उन्होंने जब उसको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जब बात की तो हर चीज के पीछे जैसे वो डॉक्यूमेंटेशन चाहते थे, उनका कहना था कि इसको साइंटिफिक रीजन से आप इसे प्रूव करें। तो कहीं ना कहीं उन डॉक्टर्स की जवाबदारी थी जो उस कंट्री में काम करते थे कि उन्हें साइंटिफिक डेटा अवेलेबिलिटी देना चाहिए कि हमने इन केसेस पे काम किया है, ये इनकी प्री ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स हैं, ये इनकी पोस्ट ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स हैं। 19 एलोपैथी डॉक्टर हैं, तो आपका क्या मानना है कि होम्योपैथी इज द बेटर क्योर फॉर एनी डिसीज, और एलोपैथी? आम इंसान जो आपको और मुझे देख रहा है कंफ्यूज्ड होके अपने टीवी के स्क्रीन में, वो समझना चाहता है आपसे और हमसे, खासकर आपसे, कि जब भी बीमार हो जावे, बुखार आवे, सर्दी आवे, तो कहाँ जाए? अपने बाजू में होम्योपैथी डॉक्टर के पास चला जाए
या एलोपैथिक वे? आप उसका मुझे स्ट्रेट जवाब चाहिए आपसे। बिल्कुल सर, मेरा सबसे पहला आंसर ये रहेगा कि कोई डिबेट एक्चुअली होती नहीं है। जी। ये सही मायनों में जरूरत के अनुसार हमें ट्रीटमेंट का चॉइस करना चाहिए। और अगर हम एक्यूट केसेस में बात करें, इमरजेंसी केसेस में बात करें, इमीडिएट अगर इफेक्ट की बात करें, तो एलोपैथी सिस्टम उस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, इमीडिएट अगर आपको अटेंशन चाहिए, तो रिजल्ट आपको चाहिए, एलोपैथी सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। अर्जेंसी है तो आप एलोपैथी जाएं। इमरजेंसीज के लिए एलोपैथी सिस्टम में डिफाइंड हॉस्पिटल हैं, डिफाइंड सिस्टम है जो बहुत अच्छा काम करता है। बट अगर बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी चूंकि सेफ सिस्टम है, क्रॉनिक केसेस में जहां पर आप बहुत लंबे समय तक किसी चीज से बीमार हैं, बार बार आप केमिकल बेस्ड जब ट्रीटमेंट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मेडिकल साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में लोग होम्योपैथी की ओर झुकना पसंद करते हैं। केमिकल बेस्ड क्यों कह रहे हैं आप? केमिकल बेस का मतलब होता है सर कि हम जैसे एलोपैथी सिस्टम में बात करें तो काफ़ी सारी दवाइयों में केमिकल बेस्ड फॉर्मुलेशन के कारण आपके लीवर किडनी पे नुकसान होने के जो लंबे समय तक प्रभाव जो देखने में आने का जो चांस रहता है वो पेशेंट के दिमाग में रहता है। तो आप लंबे समय तक जब कोई दवाई लेंगे तो निश्चित रूप से आप बार बार अपने दिमाग में रखेंगे कि क्या पता इसका साइड इफेक्ट अभी हमारे लीवर किडनी पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। आप बार बार रीचेक करते हैं, रीटेस्ट करते हैं। तो ऐसे केसेस में जब लॉन्ग टाइम तक जब आप मेडिसिन लेने के लिए बाध्य नहीं होना चाहते, तो लोगों का झुकाव होता है अल्टरनेटिव सिस्टम पे, और उसमें होम्योपैथी इज द सेफेस्ट सिस्टम, जिसमें ये कहा जाता है कि ये हर्बल बेस्ड मेडिसिन है, तो इसमें केमिकल का फॉर्मुलेशन नहीं है। कि हमारा दर्शक जो बैठा है आज अपनी स्क्रीन में देख रहा है, उसको पता चले कि करना क्या है। नॉर्मल जो बीमारी होती है घरों में, कभी बच्चा बीमार हो गया या माता जी बीमार हो जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, जो सीजनल चेंजेस होते हैं, बुखार आता है, तो सबसे पहले आदमी उस समय में, मैं नॉर्मल डिजीज की बात करता हूँ, बाकी डिजीज पे आता हूँ बाद में, बुखार सर्दी होवे, जो मतलब 80% यही बीमारियां घूमती हैं वायरल में, आपको पता है, तो उस समय कहाँ जाना चाहिए? सर अगर मेरे बाजू में अगर होम्योपैथी का डॉक्टर है और एक साइड में एलोपैथी भी है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? चलिए मैं ये सवाल मैं अपने लिए पूछता हूँ। जी सर, बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि इसको बार बार जो रिकरेंसी से बचाया जाए, इसको दबाया ना जाए, तो आपको निश्चित रूप से होम्योपैथी में जाना चाहिए। मुझे अगर तुरंत असर चाहिए और बुखार अगर इमरजेंसी 3 है, दिन तो एलोपैथी खाने के बाद भी नहीं उतरता। सर कई बार क्या होता है, बुखार जो होता है चूंकि एक्यूट मैनेजमेंट में ट्रीट करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर बुखार लंबे समय तक रहेगा तो बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा। तो ऐसे समय पे अगर 3 से 4 दिन से या 5 दिन का ही कोर्स करना है, तो एलोपैथी सिस्टम में हम उस बात को पहले भी देखते आए हैं कि लोग आराम से एंटीबायोटिक्स और बुखार का जो एंटीपायरेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं। बट जब बात करते हैं बार बार आने की, तो वो बुखार अगर हर 5-10 दिन में, 15 दिन में एक तरीके से आपके बॉडी के मैनिफेस्टेशन पे अगर वो आता जा रहा है और आप बार बार एंटीबायोटिक्स नहीं खा सकते, तो ऐसे केसेस में आपको लॉन्ग टर्म में आपको एलोपैथी की जगह होम्योपैथी पे स्विच करना मतलब easy आपका होता कहना है। ये है कि अगर रिपीटेटिव डिजीज हो रहा है, होता है तो बुखार आपको सर्दी एलोपैथी की जगह होम्योपैथी में आना होम्योपैथी जाना चाहिए। चाहिए। और वहां पर होम्योपैथी को फास्टेस्ट ट्रीटमेंट में चेंज करने के लिए थोड़ा सा मेरा विजन होता है कि हम जिस अच्छी तरह, है। और वहां पर होम्योपैथी को फास्टेस्ट ट्रीटमेंट में चेंज करने के लिए थोड़ा सा मेरा विजन होता है कि हम जिस तरीके 3 दिन में रिजल्ट चाहिए। Yes, और yes. चूंकि बुखार एक इमरजेंसी सिचुएशन भी Yes, होती है, yes, yes. जैसा आपका क्वेश्चन था कि एलोपैथी में जो जा सकते हैं, तो लोग होम्योपैथी में आए तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी वही होगी। नहीं, तो एलोपैथी में डॉक्टर कहता है कि ये दवाई खा लो और 3 आपको दिन में बुखार ठीक हो रुक जाएगा, जाएगा। 3 दिन में ठीक हो जाएगा, बराबर हो ये जाएगा। ऐसा उनका कॉन्फिडेंस भी होता है कि मैं जिस बुखार को ट्रीट करने जा रहा हूं, उस पेशेंट की बॉडी रिस्पांस का जो लेवल है उसे मैच करते हुए डोजेस का सिलेक्शन करूं। तो निश्चित रूप से अगर वो होम्योपैथी के मेडिसिन में अगर वो हम पे ट्रस्ट करता है, तो मेरा ये सुझाव है कि होम्योपैथी में जो मदर टिंचर्स का रोल है उसको बढ़ाया जाए और उस मदर टिंचर्स को एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया जाए, ताकि हम एलोपैथी जैसा फास्टेस्ट ट्रीटमेंट बुखार के लिए या किसी भी केस के लिए होम्योपैथी से भी दे सकें। तो अगर वो होम्योपैथी में आता है, इवन मेरे पास भी अगर आप आते हैं, तो मैं उसमें मदर टिंचर्स का उपयोग बढ़ाऊंगा और आपके बुखार को इमीडिएट ट्रीट करने के लिए जस्ट लाइक एलोपैथी फास्टेस्ट ट्रीटमेंट, जो कि हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से हम जो बताते हैं या जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, उसको यूज करेंगे और निश्चित रूप से उसका फायदा आपको इक्वली मिलेगा। ये कहीं लिखा नहीं है, दिस इज नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड एवर। क्या आपको कभी मन में फीलिंग आती है कि अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं? क्या किसी के जीवन पे रिस्क है? क्या जो सफ़ेद साबूदाना की गोली, मैं अगर सीधा बात करूं हिंदी लैंग्वेज में जो समझ में आया लोगों को, में जो आप मिला के दे रहे हैं डाइल्यूशन या सोल्यूशन, मदर टिंचर जिसको कहते हैं, उससे किसी के जीवन को रिस्क है क्या? सर होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर हम डाइल्यूशंस को मदर टिंचर्स की बात करें तो दोनों का फॉर्म अलग अलग है। हम साबूदाना की जो गोली कहते हैं जिसको, उसको हम सैकरम लैक्टोज का एक्चुअली शुगर का एक ग्लोब्यूल्स है, जिसमें हम डाइल्यूशंस को डाल के पेशेंट को टंग के ऊपर डिजोल्व करने के लिए देते हैं। तो चूंकि वो पोटेंटाइज मेडिसिन है, तो वो एक सीमित मात्रा में, जितना जो डॉक्यूमेंटेड है हम उसी मात्रा में देते हैं। ठीक है।
मैं बात करता हूं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में, जिसमें मैं मदर टिंचर्स पे थोड़ा सा लोड ज्यादा देता हूं कि आपको ये एक डायरेक्ट फॉर्मुलेशन है जो कि होम्योपैथी में मिला है और जस्ट लाइक एलोपैथी सिस्टम ये काम करता है। अच्छा। तो आप इसके डोजेस को बढ़ा सकते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन था कि चूंकि डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है, तो सर मैं इसके बारे में आपके चैनल के माध्यम से प्रकाश डालना चाहूंगा कि होम्योपैथी का जन्म जब हुआ था 200 साल पहले, तो निश्चित रूप से उस समय डॉक्टर सैमुअल हनीमन या उनके बाद के जितने लोगों ने भी इस ट्रीटमेंट को अपनी भूमिका दी, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन किया है। बट उन्होंने एक शब्द लिखा है 10 ड्रॉप्स 20 ड्रॉप्स एंड हायर। ओके। अब सर एंड हायर का डेफिनेशन उस समय तक उन्होंने जितना लिखा बनाकर छोड़ दिया कि एंड हायर 20 ड्रॉप्स के ऊपर उन्होंने एंड हायर अगर लिख दिया है तो इसका मतलब हायर का डेफिनेशन 21 बूंद भी हो सकता है, 21 ड्रॉप्स भी हो सकता है, और मेरे हिसाब से सर 60 बूंद से लेके 240 बूंद से लेके 960 बूंद भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर्स, जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है, वो जो पर्टिकुलर केस देखता है तो वो अपना डिसीजन लेता है कि एलोपैथी से अगर वो पेशेंट अगर छोड़ के अगर मेरे पास आता है, तो मैं अगर होम्योपैथी में अगर उसको डील कर रहा हूं तो निश्चित रूप से उसकी उम्मीदें एज ए पेशेंट वही रहेगी कि मैं फास्ट ट्रीटमेंट ले लूं और आप मुझे इस बीमारी से पूरी तरीके से निजात दिलाएं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन क्या सिर्फ इंदौर में है? क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं अभी हमें, उड़ीसा से, कोलकाता से, साउथ से, बॉम्बे से, उड़ीसा से, कोलकाता से, साउथ से, बॉम्बे से। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गेम चेंजर विद एमजे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गेम चेंजर विद एमजे।